नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अक्टूबर सेकंड वीक का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर लें, पूरे सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं। और आप लोग लगातार इसको देखते रहिए क्योंकि पीसीएस में हो सकता है ये आपसे अभी जो रेसिडेंट एग्जाम होने जा रहा है उसमें भले ना पूछे, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें तो पूछेगा ही। अक्टूबर तक नवंबर तक कभी उसमें पूछ सकता है। लेकिन जब आप रेगुलर कुछ देखते रहते हैं तो उसके जीके के जो प्रश्न होते हैं साथ में वो भी तैयार होते रहते हैं, उससे रिलेटेड चीजें अपडेट तो रहना ही चाहिए। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसके बारे में और भी थोड़ी चीजें तो हम देख ही लेते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में अगर बात की जाए तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 8 अक्टूबर ये डेट है। आपसे पूछ लिया जाए कब स्थापना हुई थी तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय अंग्रेजों की गवर्नमेंट हुआ करती थी। 1947 में यूनाइटेड किंगडम से जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम रखा गया इसका, और डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम पर इसको फिर ये नाम रख दिया गया। और 1950 में सरकार के गणराज्य में जब परिवर्तन के साथ ही इसका रॉयल शब्द जब हटा तो रॉयल शब्द हटने के बाद में इसका नाम एयरफोर्स हो गया, भारतीय वायुसेना। ठीक है ना, एयरफोर्स इसका नाम हो गया। एयरफोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये चौथी सबसे बड़ी परिचालन वायुसेना है। सबसे विश्व में जो बृहत्तम वायुसेनाएं हैं जो उनमें चौथा स्थान इसका आता है। टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इसका क्या है, ये इसका आदर्श वाक्य है। टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इसका आदर्श वाक्य है। भगवत गीता के 11वें अध्याय से इसको लिया गया है। अभी हमने चर्चा की थी कि इसके एयर चीफ मार्शल अभी कौन बने हैं, तो विवेक राम चौधरी, भदौरिया के स्थान पर विवेक राम चौधरी बने हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में हुई चौथी द्विमासिक नीति बैठक के अनुसार निर्धारित दरों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक नीति पेश करता है, मौद्रिक नीति वही निर्धारित करता है। आरबीआई के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं, उनकी अध्यक्षता में 2021-22 के लिए अभी चौथी द्विमासिक नीति बैठक हुई। उसमें रेपो दर को अभी अपरिवर्तित रखा गया और मौद्रिक नीति में रेपो दर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको 4% ही रखा गया। तो ये 4% तो ये बिल्कुल सही दिया है। रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% ही रखा गया। और जो अस्थाई सीमांत अस्थाई जो इसको कहते हैं सीमांत अस्थाई सुविधा दर, इसको 4.25 रखा गया। और एसएलआर जो है, एसएलआर 18% है। 8% तो इसमें होता भी नहीं है, ये 18% के करीब ही आसपास होता है। तो ये 8% नहीं 18%, तो यही इसमें गलत है। ये ऐसे ही बने रह गई चीजें। आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 9.5% इसको बनाए रखा है कि यही अनुमान है इसका, इतना रहेगा। और सीपीआई मुद्रास्फीति की बात अगर करें तो 5.3% या 5.3% रहने का अनुमान इसने लगाया है। अब जैसे आरबीआई के बारे में अगर हम बात कर लें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और पूछ लिया जाए तो इसके ये 25वें गवर्नर हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कई बार दिल्ली और मुंबई में कंफ्यूजन होने लगता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलीवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ये पुस्तक किसकी है। ये पुस्तक का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी को अर्थशास्त्री के तौर पर इसमें दिखाया गया है कि उनके अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या विचार थे। एक है जेरी राव, जेरी राव का पूरा नाम है जयतीर्थ राव, उनको जेरी राव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अभी ये पुस्तक लिखी है। वास्तव में ये एक उद्यमी है, उद्यमी और लेखक हैं। और कोई उद्यमी अगर लिखेगा तो क्या उनके विचार हैं गांधी जी के, उसके साथ अपने भी विचार और रिलेवेंसी उसकी अभी के परिप्रेक्ष्य में कितनी है, इन सारी चीजों पर बात करेगा। तो उन्होंने ऐसा लिखा है। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी का आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल या इकोनॉमी के बारे में जो फिलॉसफी है उनकी, उनके जो विचार हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसलिए आपसे पूछी जा सकती है।
विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, और ये अनुमान उसने कितना लगाया है? 2021-22 में ये अनुमान उसने 8.3% का लगाया था। 21-22 में उन्होंने ये अनुमान जो है वो तो आप 8.3 याद रखेंगे, लेकिन अगर 22-23 अगर आपसे पूछ ले तो ये कितना है? तो 8.3% 21-22, लेकिन इसको कम किया गया है, 8.3% से कम करके 7.5% कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक का अनुमान है इसलिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पूछा भी जा सकता है। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वही देती है, और इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया वो दो लोगों को, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, इन दोनों लोगों को दिया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों नाम है तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक जो प्रयास होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आवश्यक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में काम करने का काम इन लोगों ने किया है। मारिया रेसा अपने मूल देश इनका फिलीपींस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ के हैं तो ये फिलीपींस है। और ये दूसरा अगर आपसे पूछा जाए दिमित्री मोराटोव, तो इन्होंने रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। ये रूस के हैं, ठीक है, रूस और फिलीपींस ये दोनों याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए? जो ये प्लांट है, सबसे पहले इनके बारे में ये जानना चाहिए कि ये है क्या। ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन प्लांट आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था, दूसरी लहर चल रही थी कोविड की, तो कोविड की लहर के अंतर्गत ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सभी राज्यों में, जितने भी राज्यों के शासित प्रदेश हैं दोनों में ऑक्सीजन के खुद के प्लांट हो, जिले स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट हो, तो उसी की ये स्कीम है। और इसमें जो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन है, ये पीएसए जिसको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट के तौर पर आप इसको याद रखिएगा, सुमेलित करने में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये है क्या। तो इसको अभी ऋषिकेश उत्तराखंड में एक कार्यक्रम था, उसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला जो प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट के अनुसार भारत के 3 सर्वाधिक धनी व्यक्ति क्रमशः हैं। फोर्ब्स इंडिया ने जो सूची जारी की है 2021 की, तो उसमें भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों को सूचीबद्ध किया गया है। और 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया ने जब जब सूची जारी की है तो 14वां साल ये लगातार है, ये 14वां साल है जब किसका नाम आएगा आप जानते हैं? मुकेश अंबानी का पहला नाम इसमें है, वो फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन आएगा? दूसरे स्थान पे सेकंड नंबर पे कौन आएगा? उनकी कुल जो संपत्ति है ये 92.7 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसमें गौतम अडानी ये दूसरे स्थान पर है। गौतम अडानी जो है ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ सीक्वेंस गड़बड़ है। और जो शिव नादर है ये तीसरे स्थान पर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये गौतम अडानी यहाँ कर दीजिए और शिव नादर, तब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी पेपर में भी आपको ऐसे ही गलत ऑप्शन सेट हो जाते हैं, कभी कभी ह्यूमन एरर होती है, लेकिन कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। खैर इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी, फिर शिव नाडर, ये 3 लोगों का नाम ध्यान रखना आप। टॉपर आपसे पूछा जाएगा कि इस लिस्ट के टॉपर कौन है, सबसे ऊपर नाम किसका है, तो मुकेश अंबानी हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्थान पर ये गौतम अडानी है। फॉर्च्यून तेल जो महंगा महंगा आप खा रहे हैं आजकल, तो इन्हीं की देन है। मतलब फॉर्च्यून, महंगाई में नहीं कह रहा हूँ, महंगाई तो क्यों है ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई इस समय बहुत कम है, अपने मुद्रास्फीति सबसे न्यूनतम स्तर पर है। कैसे कह रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार जापान और सिंगापुर का प्रथम स्थान है।
इसमें जो प्रथम स्थान है वो जापान और सिंगापुर का है। ये अक्टूबर में जो जारी हुआ है उसकी बात हो रही है, इसके पहले भी जारी हो चुका है उसकी बात नहीं हो रही है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, पेपर में पूछे जाने की उम्मीद कम है। अक्टूबर मैंने इसीलिए लगाया है, ठीक है। इसके पहले जो जारी हुआ था उसमें 84 85 स्थान पे, कई जगह पे ऐसे डेट आंकड़ों में दिक्कत थी, मैंने बताया था आपको। 85 उसमें 85वां स्थान, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय जो अक्टूबर 2021 में जारी हुआ है, इस इंडेक्स में जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पे, लेकिन भारत का जो आंकड़ा है वो कहता है कि उसका स्थान क्या है, तो 90वां स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जितना इसमें स्थान है उतना आप ये कह सकते हैं कि उतना सशक्त पासपोर्ट है, जितना अच्छा इसमें स्कोर होगा। अब जापान का प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान होने के साथ में वहां पर आप ज्यादा देशों में वहां के जो नागरिक हैं वो किसी पूर्व सूचना के बिना पासपोर्ट की पूर्व अनुमति के जा सकते हैं। सबसे ज्यादा 227 गंतव्य स्थान है, वहां पर जा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे घटता चला जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। दुनिया में जो सबसे कम ताकतवर, तो उसमें अफगानिस्तान में इस समय बड़ी खराब स्थिति चल रही है, तो अफगानिस्तान याद रखना। और उसके बाद इराक, सीरिया, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। यहाँ के पासपोर्ट बहुत कमजोर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्धिक सर्किट ट्रेन, उसका नाम है FAM टूर, उसको हरी झंडी दिखाई। ये बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है, बौद्ध सर्किट ट्रेन, बौद्धिक नहीं बौद्ध, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर नाम है इसका, इसको हरी झंडी दिखाई है। और ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन है, ये पड़ता है कहां पर, नई दिल्ली में। अजय भट्ट जो इस समय केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। देखो अपना देश केंद्र सरकार की जो पहल है उसी के एक हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया गया है। और ये बौद्ध स्थलों की यात्रा कराएगी, बोध गया और वाराणसी में सम्मेलन भी होंगे, उसको भी ये कवर करेगी। चलती रहेगी ऐसे, जगह जगह पर रुक के होटलों में लोगों को रोका जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, ऐसे ही होता ही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने स्टार्स अवार्ड के 2020-21 के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्टार अवार्ड है और इसके अनुसार देखें तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कौन सा गलत है। प्लेयर ऑफ द ईयर ये पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया, महिला में गुरजीत कौर को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में विवेक सागर प्रसाद को, महिला में शर्मिला देवी को। और गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश पुरुष में और सविता पुनिया महिला में। ये सब सही है, इनको याद रखना मोटे तौर पर आप। और इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, सब सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं होगा जो सुमेलित नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने घोषणा की कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने FIH स्टार अवार्ड के 2020-21 संस्करण में कौन से खिलाड़ी ने कितनी रैंक हासिल करके कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उसी के तहत ये प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। एक इसमें बच रहा है कोच ऑफ द ईयर, तो इसमें पुरुष के कोच ग्राहम रीड इनको चुना गया है और महिलाओं में जोएड मारिन को चुना गया है। तो ग्राहम रीड और जोएड मारिन, बाकी ये जो नाम दिए हैं ये अलग अलग, राइजिंग स्टार, प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर में इंपॉर्टेंट है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? टाटा एयरलाइंस जो एयर इंडिया एयरलाइंस के नाम से आप जानते हैं, उसको टाटा एयरलाइंस के रूप में पहले जाना जाता था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई थी कब? 1932 में। 1932 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको टाटा ने किया था। और उसके बाद में जो हमारी भारतीय सरकार है, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में भारत ने उसको कहा कि अब हम इसको चलाएंगे, सरकार ने कहा हम चलाएंगे, तो सरकार ने इसके टाटा से इसको लिया 1953 में और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 68 वर्षों तक एयर इंडिया गवर्नमेंट के कब्जे में रही, चलती रही, नेता लोग इससे यात्रा किए, दुनिया भर की जो यात्राएं हुई इसी के विमान जाते रहे, सब होता रहा। उसके बाद में जब इसकी हालत खस्ता हो गई, इसको चूस लिया गया, तो फिर से टाटा को इसको अभी बेचने की कोशिश जब की गई तो टाटा ने बोली लगाई और वही जीत गई इसको। और एयर इंडिया 2007 से घरेलू ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय इसका जब से किया गया था तब से ये घाटे में चल रही थी। अब देखिए टाटा इसको क्या करती है, कैसे उबारती है ना। इंडिगो जो है ये मत मानिएगा टाटा का वो एयरलाइंस नहीं है। कई बार लोगों को इंडिगो गाड़ी के कारण लगता है ऐसा, तो उनका नहीं है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ष 2021 के विश्व डाक दिवस की थीम क्या है?
तो 2021 में जो विश्व डाक दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है, ये पूछा जा रहा है। इनोवेट टू रिकवर, डाक का साथ, और फोन और चिट्ठी, राइट टू पोस्ट। तो इनोवेट टू रिकवर ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। और इनोवेट टू रिकवर इसका इस बार का क्या रहा, विश्व डाक दिवस का विषय रहा, इसकी थीम रही। 1874 में 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1874 में, और वो दिन था 9 अक्टूबर, तब इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में टोक्यो जापान में ईपीयू कांग्रेस द्वारा इसे डाक दिवस के तौर पर फिर घोषित किया गया था 9 अक्टूबर को। तब से दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर। इसका मुख्यालय जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, ये स्विट्जरलैंड में के बर्न में है। कौन सा स्थान है? बर्न, और बर्न पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 9 अक्टूबर 1874 ये तिथि। और मासा हिको मेटाकी इसके महानिदेशक हैं। संस्थापक इसके थे हेनरिक वान स्टीफन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर देने का आप प्रयास कीजिए। बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूं कि एक ही तिथि नहीं है, दो दो तिथियां इसकी हो सकती हैं। पहला ऑप्शन दिया है मई के दूसरे शनिवार, और दूसरा दिया है अक्टूबर के दूसरे शनिवार। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार ये मनाया जाता है साल भर में, मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी होते हैं जो प्रवास करते हैं। जैसे कुछ को ठंडक अच्छी नहीं लगती तो वो गर्मी के लिए कहीं चले जाते हैं, कुछ को गर्मी नहीं अच्छी लगती तो ठंडक के लिए कहीं चले जाते हैं। प्रवास कुल मिला के होता है। 2021 में जो दिवस मनाया गया, सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड, ये थीम था इस बार। इस थीम के साथ ये मनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता? 2021 का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, इसमें अंशु मलिक ने एक इतिहास रचा और रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है अंशु मलिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले गीता फोगाट, अलका तोमर और बबीता फोगाट, विनेश फोगाट ने भी इनका नाम जो दिया है, और पूजा ढांडा, ये सब कांस्य पदक जीतने में सफल रही थी। अभी पूजा जो है 2019 में उन्होंने जीता था। सुनील कुमार 2010 तक अब तक विश्व चैंपियन जीतने वाले पहले भारत के, मतलब भारत के पहले और एकमात्र, आप ऐसे कहिए, मैं गलत बोल गया, पहले भारत के नहीं, भारत के पहले और एकमात्र पहलवान है ना? तो ये ध्यान रखना है। और सुशील कुमार के अलावा बाकी महिलाओं में जो महिला वर्ग है उसमें अंशु मलिक ने अभी तक रजत पदक जीता है, जो सबसे हाईएस्ट है। किस सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल, क्या नाम है, कवच कुंडल, और विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? टीका लगाने का अभियान है, और ये सरकार है महाराष्ट्र सरकार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह भर ये अभियान वहां पर 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में चलाया गया, और इस अभियान में 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया, जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है। और मतलब 100 करोड़ का लक्ष्य जो पूरा करना है, तो इसमें स्टेट के जो लोगों को टीका लग रहा है वो भी तो जुड़ेंगे ना, तभी तो पूरा होगा। ऐसा थोड़ी ना स्टेट में अलग कोई इंसान आएंगे। तो वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपना इस रूप में योगदान दिया। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ध्यान रखना। कई बार एक एक बार पता नहीं क्या हुआ था, हमने ऐसे किसी से पूछा, लाइव सेशन था, तो कई राजधानियां जो है दिमाग में गलत सेट रहती हैं। मुंबई है, भगत सिंह कोश्यारी इस समय राज्यपाल है वहां के। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा लॉन्च आई स्प्रिंट 21 श्रृंखला का पहला स्प्रिंट 01 संबंधित है किससे? आई स्प्रिंट 21 एक श्रृंखला जारी की गई है आईएफएससीए के द्वारा। आईएफएससीए की बार अगर हम करें तो 27 अप्रैल 2020 को अभी इसकी स्थापना की गई है। गिफ्ट सिटी कहां पर? गिफ्ट सिटी कहां पर? गुजरात में गांधीनगर पड़ता है ना, तो उसी के गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की गई है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने क्या किया है, आई स्प्रिंट 21 पहल के तहत स्प्रिंट 01 बैंकटेक श्रृंखला एक लॉन्च की है, और ये बैंकटेक श्रृंखला होगी, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये नीति आयोग द्वारा
उनके सहयोग से ये IFSCA और गिफ्ट सिटी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत RTS-SAS01 वैक्सीन किस रोग के लिए है, कौन से रोग के लिए इसको बनाया गया है? और अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको स्वीकृति दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको स्वीकार किया है, मतलब इसको अप्रूव किया है। स्वीकृति देने का मतलब यहाँ पर क्या है, अप्रूवल। यहाँ पे देखिए अप्रूव किया है, अंग्रेजी भी पढ़ लिया कीजिए प्रश्नों की। तो ये मलेरिया के लिए है, अभी तक का ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत है और ये पहला ऐसा टीका है। ठीक है, और इसका ट्रायल अभी चल रहा था कीनिया, मलावी, यहाँ पर पायलट प्रोग्राम के तहत जो परिणाम आए तो उसमें देखा गया कि सही है। ठीक है, और WHO भी इसको अप्रूव करेगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो WHO का मुख्यालय जो पड़ता है वो जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और किस डेट में? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये मलेरिया का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत यूके के मध्य होने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। छठा है, कहां पर आयोजित किया गया है बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कभी भी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। ये चौबटिया पड़ता है उत्तराखंड में, भारत और यूके का। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि अजय वारियर किसके बीच में होता है, तो भारत यूके के बीच में होता है। क्वेश्चन में ही हमने इसको दे दिया है। चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया और ये छठा संस्करण है, सिक्स्थ संस्करण, छठी बार ये हो रहा है दोनों देशों के मध्य में। और अपने अपने सैनिक देश, जो सैनिक हैं, देशों के जो सैनिक हैं, उनको लेकर सैन्य अभियान का संचालन कैसे किया जाए, इस पर ही तो प्रशिक्षण होता है। इन अभ्यासों में क्या होता है, जो उनके अनुभव है वो हमको मिलेंगे, जो हमारे अनुभव है वो उनको मिलेंगे। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? जब ऐसे नाम आते हैं और चर्चा में रहते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अभी छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तमेर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया उसने, और वो विचार करके वो मंजूरी उसने दे दी। किसने? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। तो ये जो तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो तमोर पिंगला और साथ में घासीराम, जो गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हीं को जोड़कर संयुक्त क्षेत्र बनाकर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा का जो प्रस्ताव था उसको पास किया है। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। पहले मैं ये सब नहीं बताता था आपसे, लोगों ने कहा कि नहीं इसको बताना चाहिए, तो हम बता देते हैं। भूपेश बघेल यहाँ के कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भी अनसुईया उइके, राज्यपाल का भी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनसुईया उइके है। भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अभी हाल में हुआ क्या, 5 अक्टूबर की बात है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत का, भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है भारत का, वो कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। तो इसी के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, उसने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास ये लॉन्च की है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है। शिक्षक, शिक्षण और शिक्षा के विषय पर यह केंद्रित है। और भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच की बात इसमें की गई, तो इन्होंने कहा कि 19% स्कूल है जहां पर इंटरनेट है। ठीक है, महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात भी इसमें बताया गया कि चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु में है। निम्न अनुपात त्रिपुरा, असम, झारखंड, बिहार में है। इस तरीके के इसमें कुछ चीजें दी गई और आंकड़े जो दिए गए, संगीत शिक्षा, कला, व्यवसायिक शिक्षा, इन सब में धीरे धीरे शिक्षकों की संख्या में कैसे कैसे वृद्धि करने की जरूरत है, इस पर भी ये रिपोर्ट प्रकाश डालती है। सर्वांगीण विकास कैसे हो पाए, भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को ने इसको जारी किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में मनाए गए इस दिवस की थीम क्या है? मृत्युदंड के खिलाफ ये मनाया जा रहा है
और ये विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी। 10 अक्टूबर को ये दिवस इस बार भी मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है महिलाओं की मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मौत की जब बात आती है तो कई बार आप देखते हैं मृत्युदंड के खिलाफ बात उठती है और कई बार ये भी होता है कि ठीक है जिस जिंदगी को हम दे नहीं सकते तो उसको लिया ना जाए, बाकी सजाएं दी जाए। लेकिन कई बार ऐसे अपराध भी होते हैं जिसमें ये मृत्युदंड भी छोटा लगता है, तो इसके अपने अपने विचार हैं और ऐसे ही पूरी दुनिया में विचार है लोगों के कि इसको ये मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, या आप मेंस में अपना ऐसे राइटिंग में ये सब कर सकते हैं, लेकिन इस थीम को याद रखिएगा। 10 अक्टूबर को एक दिवस ऐसा भी मनाया जाता है और उसकी थीम ये थी। पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है? जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है और अभी भी आप देखते हैं पाकिस्तान के पास खाने को भले ना हो लेकिन परमाणु बम पे उसका ध्यान हमेशा रहता है। अभी डॉक्टर अब्दुल कादिर खां, उनका निधन हुआ है, 85 साल के थे। भारत में जो भी ये चीजें हो रही हैं उसमें आप देखते हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है पाकिस्तान, तो इस चीज का भी बड़ा महत्व है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो अब्दुल कादिर खान है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यही वहां के परमाणु बम के जनक थे, कह सकते हैं उसको मजबूत करने की जड़। खैर ये ना करते तो कोई ना कोई और करता, पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी परमाणु शक्ति में बदलने और उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। हर एक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, किसी को बुखार आ जाए तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी का अगर कुछ दिमागी समस्या है किसी की और उसका दिमाग कुछ खराब है तो उसको पागल कहने लगते हैं, परिवार के लोग भी उसको किसी डॉक्टर के पास, अभी अब तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, काउंसलिंग कराने या ऐसा कुछ विचार आने भी लगा है, नहीं तो पहले तो नहीं ले जाते थे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य दिवस जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ एक ऐसे, आप कह सकते हैं, उद्देश्य से ये मनाया जाता है कि लोग समझें, भाई लोग समझे तो कि दिमाग में भी कुछ समस्या हो सकती है, बाकी चीजों में समस्या हो सकती है तो दिमाग में क्यों नहीं, दिमाग भी तो बीमार हो सकता है, आपका जो मस्तिष्क है वो भी तो बीमार हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जागरूकता। मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, इस थीम के साथ ये मनाया गया है। बुथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बुथुकंपा उत्सव जो है ये एक दिवसीय नहीं होता है, ये 9 दिवसीय है और एक पुष्प उत्सव होता है। कैसा उत्सव है? पुष्प उत्सव ये होता है। दो चीजें ये ध्यान रखिए, ये परंपरागत त्योहार है तेलंगाना का, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये तेलंगाना में और भी त्योहार हैं, जैसे बोनाली महोत्सव है, नगोबा जथारा है, समक्का सरक्का जतारा है, ये सभी मनाए जाते हैं। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, हैदराबाद इसकी राजधानी है और के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है, के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राजधानी इसकी कहाँ है? हैदराबाद है। और टी सौंदरराजन यहाँ के, तमिली से सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए 6x अभियान किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? 6x जो 6S अभियान है ये विभिन्न योजनाएं, जैसे इसमें स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत, इन 6 स्वाभिमान, संस्कृति, संपर्क और शिखर और संकल्प और स्वागत, इनको समाहित करता है 6S। सारे देखिए नाम जो है वो एस से ही हैं, उनके साथ ये शुरू किया गया है। और ये जो अभियान है ये जागरूकता अभियान है, ऋण वृद्धि में तेजी लाना, लोगों को जागरूक करना बैंकिंग के बारे में, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है, 19 मई 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। इस समय जो लाहौर पाकिस्तान में है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में अभी इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी स्थापना कभी पूछ ले तो कहाँ की गई थी, तो ये लाहौर में की गई थी।
और मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन राव इसके एमडी और सीईओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए? ये राष्ट्रीय नहीं है वैसे। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तुरंत कमेंट करके बताइए, इसी समय कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूरे विश्व में मनाया जाता है। और शिक्षा, पोषण, बाल विवाह, कानूनी और चिकित्सा जो अधिकार है लड़कियों के, उनके बारे में इसमें बताया जाता है। अभी इसकी जो थीम थी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, डिजिटल वर्ल्ड आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन कहा जाएगा, डिजिटल जनरेशन, डिजिटल पीढ़ी यानी डिजिटल जनरेशन और आवर जनरेशन, ये इसकी थीम थी इस बार की। इस थीम के साथ ये बनाया गया। सितंबर 2021 में आयोजित फिक्की के सर्वेक्षण के आधार पर 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जीडीपी वृद्धि दर जो ये रहेगी, इसमें अनुमान लगाया गया है कि ये भारत की 9.1% रहेगी। बाकी फिक्की के बारे में अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कई बार ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हर्षवर्धन न्योतिया इसके अध्यक्ष हैं। और अगर सीईओ की बात की जाए तो इस समय सीईओ महिला है, संगीता रेड्डी। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना। अक्टूबर 2021 में चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी आरईसी सोलर होल्डिंग्स जो ग्रुप था, आरईसी ग्रुप की यह कंपनी है, इसकी 100% हिस्सेदारी एक भारतीय कंपनी ने हासिल की है। और इस भारतीय कंपनी का नाम क्या है? ये जो भारतीय कंपनी है उसका नाम है क्या? खैर दो में तो आपकी नजर जा रही होगी, ओएनजीसी या आईएसए, या प्राइवेट दो दी हैं, अदानी और रिलायंस। तो इनके बारे में तो ना सोचिए, इस समय प्राइवेट का ही जमाना चल रहा है, तो इनमें दोनों में सोच लीजिए। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड अभी बनी है, तो उसने यहाँ की ये कंपनी चीन सरकार की कंपनी थी, उसके स्वामित्व वाली कंपनी थे, उसकी 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है इसने। अगला जो प्रश्न है, अबोल हसन वनिसद्र, इनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वो किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? इनका निधन हुआ है। बात है 1979 की। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में पहले राष्ट्रपति बने थे अबोल हसन वनिसद्र। देश में धर्म तंत्र बनने के कारण मौलवियों की जो बढ़ती शक्ति थी उसको इन्होंने चुनौती दी थी। और चुनौती देने के लिए महाभियोग चलाने के बाद तेहरान से ये फिर भाग गए थे। फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। 88 साल के ये थे। और 1980 में ये राष्ट्रपति बने थे। और कहाँ के बने थे यही पूछा जा रहा है, तो ये ईरान के बने थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अर्थशास्त्री थे, विदेशी मामलों के जानकार थे, और इस्लामी पादरियों की मदद से इनको राष्ट्रपति बनाया गया था उस समय। खैर ये सब सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, कहाँ से रिलेटेड थे इतना इंपॉर्टेंट है। 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथ रिले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल के लिए प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक किसकी है, तो बेन्यामिन की पुस्तक है, ये इसका नाम है। वो किस भाषा के लेखक हैं? बेन्यामिन। इनको राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मलयाली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मलयालम भाषा के। और ये 45वां पुरस्कार है जो इनको दिया गया है। पैसा ज्यादा नहीं दिया गया, 1 लाख रुपए ही इसमें मिलेंगे, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। अगर किसी ने एक चॉकलेट भी आपको दे दी ना, डेयरी मिल्क वाली, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देने वाले का दिल देखिए, देने वाले का दिल आप देखिए, है ना। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी होती हैं, और कभी बहुत बड़ी चीजें कोई दे दे लेकिन मन से ना दे तो बेकार है। तो इज्जत किया कीजिए इन चीजों को। आरओ का एग्जाम अगर आप आगे देना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो चल रहा है उसके साथ ही एक नया प्रोग्राम भी हम मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाकर किसने उद्घाटन किया? ये दून ड्रोन मेला है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन। हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन उन्होंने, सॉरी 12 अक्टूबर को नहीं किया है, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी, इसी अक्टूबर की ही बात है, और 11-12 अक्टूबर में ही किया होगा, लेकिन डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं
पहले कांग्रेस में थे, आपको पता होगा, फिर एमपी में गवर्नमेंट जब भाजपा की बनी थी, इन्हीं के समर्थन से बनी थी। अब इनको मंत्री बनाया गया है, जो विस्तार जुलाई में हुआ था, तो उन्होंने ही इसको हरी झंडी दिखाई। विश्व गठिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गठिया एक बहुत बड़ी समस्या है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियां जहां पे मिलती हैं वहां पे खटखट की आवाज आने लगती है, और जोड़ों में सूजन आ जाती है, अंदर टूटन महसूस होने लगती है ना, और बहुत ये मतलब बहुत परेशानी होती है इसमें। तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर किसका संस्मरण है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ये है रजनीश कुमार का, और रजनीश कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसबीआई के पूर्व ये अध्यक्ष रह चुके हैं। एसबीआई से इनका नाता है। एक प्रश्न और इन पे शायद आ जाए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, शायद आएगा, नहीं तो इतना तो जान लीजिए कि एसबीआई से इनका नाता रहा है। और वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है हमारे देश में, जो शीर्ष स्तर पर वित्तीय प्रणाली है, तो वो उसके बारे में इसमें अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास उन्होंने किया है। बाकी पढ़ के आप देखिए अगर आपके पास टाइम है। 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो 2021 बहुआयामी, आप ऐसे में कहिए कि जारी किया गया, ऐसे कहिए जारी किया जाता है, तो 2021 हटा दीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? 2021 में भी जारी किया गया। इसको जारी करता है यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, है ना, ये दोनों मिलके। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलके इसको जारी करते हैं 2021 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीआई। इसको इन्होंने फिर से जारी किया है, और 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी पर इन्होंने अपना अनुमान प्रस्तुत किया है। सूचकांक में जो 109 देश शामिल किए गए हैं, इसमें 5.9 अरब लोगों पर इन्होंने अपना रिसर्च किया है, इतने लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें से पाया गया कि 21.7% लोग जो है वो बीपीएल है, गरीबी रेखा, मतलब बहुआयामी गरीबी के शिकार है, ऐसा आप कहिए। बहुआयामी गरीबी ही शब्द इसके लिए यूज करिए। और लगभग आधे इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अधिकतर कहाँ कुछ करते तो है नहीं। और भारत में जो बहुआयामी गरीबी है उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि 6 बहुआयामी गरीब लोग अगर आप लेंगे तो उसमें 5 निचली जातियों के लोग आपको मिल जाएंगे जो गरीब हैं। कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, और यह तमिलनाडु के किस जिले में उगाई जाती है? तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु के किस जिले को मिला है ये पूछा जा रहा है। तो वहां पे कन्याकुमारी जिला है ना तमिलनाडु में, तो ये कन्याकुमारी की लौंग है, और कन्याकुमारी जिले में ही ये उगाई जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसको जीआई दिया गया है। और भारत में लौंग का कुल उत्पादन देखें तो 1100 मीट्रिक टन होता है, इसमें 1000 मीट्रिक टन अकेले तमिलनाडु में उगाई जाती है ना। लौंग क्या होता है? लौंग अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, साइंस का एक प्रश्न है, लौंग वास्तव में क्या होता है? कलियां होती हैं, फूल की कलियां, है ना, जो खिली नहीं होती हैं, ऐसी कलियां। क्या मैं सही हूं? बताइएगा। तमिलनाडु जो है ये स्टालिन, एम के स्टालिन की वहां पे गवर्नमेंट है, और अभी जब तबादले हुए थे राज्यपालों के तो उसमें आर एन रवि को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया था, नागालैंड से लाके। भारतनाट्यम यहाँ का नृत्य है, और मुख्यमंत्री यहाँ के एम के स्टालिन है, और राज्यपाल आर एन रवि। अच्छा, कभी आपसे राजधानी अगर पूछ ली जाए तो यहाँ की चेन्नई है, ये ध्यान रखना तमिलनाडु की। भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अंतरिक्ष संघ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, आईएसपीएस को बोल रहे हैं, तो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। भारतीय एयरटेल, लार्सन टूब्रो, नेल्को, और मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, आनंद टेक्नोलॉजी, है ना, नेल्को टाटा ग्रुप का है, ये सब इसके सदस्य हैं। इसमें जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जयंत पाटिल है, बी ऑप्शन इसके। इसमें जितने नाम दिए हैं जयंत पाटिल, इनका नाम याद रखिएगा। लार्सन एंड टुब्रो एनएक्सटी रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है, और ये पहले अध्यक्ष है क्योंकि अभी इसका गठन ही तो हुआ है, तो ये पहले अध्यक्ष है, ये ध्यान रखिएगा, जयंत पाटिल। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। त्रिशूल और गरुड़ लंबी दूरी की मालगाड़ियां हैं, बताइए। और दूसरा,
दूसरा है कि त्रिशूल में 177 वैगन है, जो लगभग 3 मालगाड़ियों के बराबर है, लंबी दूरी की है और बड़ी सी मालगाड़ी है, ये भी सही है। गरुड़ को रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मनगुरु के लिए रवाना किया गया, ये भी सही है। अब अंतिम जो यहाँ पे दिया है, यानी कि यही गलत है, कि वर्तमान समय में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है। तो वर्तमान समय में केंद्रीय रेलवे मंत्री जो है वो पीयूष गोयल नहीं है। बताइए कि इस समय कौन है, ये नाम आपको बताना है। अश्विनी वैष्णव का नाम आपने सुना है? अश्विनी वैष्णव इस समय केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष माना जाता है। हुआ यह है कि केवी सुब्रमण्यम जो वित्त मंत्रालय में भारत के ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, तो उन्होंने भारत के वित्त मंत्रालय में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में ये फैसला लिया कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, शिक्षा जगत में जाएंगे, वहां पे अपना योगदान देंगे। तो केवी सुब्रमण्यम ने पदभार जो था उससे इस्तीफा दे दिया। 7 दिसंबर 2018 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और इनका मतलब अरविंद सुब्रमण्यम के पहले थे, उनके पद छोड़ने के बाद इन्होंने पद संभाला था। 5 महीने बाद इनकी नियुक्ति की गई थी। अब इन्होंने जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका निभाई। अब ये छोड़ के जा रहे हैं, शिक्षा जगत में अपना काम करेंगे, जो भी इनको करना है। प्रश्न बनता है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष है, तो ये बिल्कुल सही बात है, समकक्ष माना जाता है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिस सीमा तक भारत सरकार जो सीए की बात है कि सलाह को ध्यान में रखती है, उसे आमतौर पर ओपन एंडेड माना जाता है कि हाँ ये ओपन एंडेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 2 ही स्टेटमेंट यहां पर दिए गए थे जो कि सही है। भारत में 2022 में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है? अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर 2022 में भारत में जो आयोजित होने रहा है उसकी बात हो रही है। इसका नाम है इभा। क्या नाम रखा गया है? इभा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो है एक एशियाई शेरनी है। ये क्या है? एक शेरनी है, एशियाई शेरनी। तो शेरनी मत कीजिएगा, इभा इसका नाम है। शेरनी तो है ये, कैसी शेरनी है? एशियाई शेरनी है, ये बात सही है, लेकिन इसका नाम क्या है? इभा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत में आयोजित हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और इसकी घोषणा विश्व फुटबॉल निकाय जो फीफा है उसने की है। और इसको मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी के रूप में बनाया गया है। और शेरनी इसलिए चुना गया है क्योंकि महिलाएं प्रेरित हो इससे, लड़कियां प्रेरित हो, शेरनियां प्रेरित हो, जो मतलब मानव रूप में जो शेर शेरनी है वो प्रेरित हो। अब खैर ऐसे शेर कहना और शेरनी कहना बुरा भी आपको लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। फीफा की बात अगर की जाए तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा फीफा की बात अगर की जाए, अध्यक्ष इसके जियानी इन्फेंटिनो है, जियानी इन्फेंटिनो। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, देश के मेंटर इसका नाम है, और इस पे विवाद भी हो गया था, तुरंत रेड भी पड़ गई थी इनके यहाँ। उनका नाम है सोनू सूद, है ना। अरविंद केजरीवाल ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम में 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता है, और इस तरीके से बात मतलब इसमें कार्यक्रम बनाया गया है जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सके, ऐसा ये कार्यक्रम है। और अगस्त में इसकी घोषणा इन्होंने की थी, और बॉलीवुड के जो अभिनेता है सोनू सूद, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो फोन पर मार्गदर्शन आप दे सकते हैं। मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे, फोन पर छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। और इच्छुक नागरिक पहल के तहत शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद भी ले पाएंगे। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 मिनट का समय आपको 1 हफ्ते में देना होगा, उसको आप मेंटर के तौर पे खर्च करेंगे 10 मिनट, और बच्चों को समझाएंगे, बातें बताएंगे, जो भी उनको जिस तरीके से आप डील करेंगे, जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई लिखाई कैरियर की ही बात होगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस कंपनी को 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है? जैसी स्थिति अभी चल रही है, लग रहा है कुछ समय के बाद सरकारी तंत्र में कुछ सरकारी नहीं रहेगा, सब प्राइवेट हो जाएगा और तंत्र प्राइवेट हो जाएगा, पूंजीवादी स्थिति आ जाएगी। क्या हो रहा है?
आज देखिए अगर सरकार के हाथ में होता तो पेट्रोल डीजल का दाम कुछ कंट्रोल में होता। अब इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी तो 132 रुपये पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 172 भी तो कहीं बिक रहा है। बात ये नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अडानी समूह को दे दिया गया, और अडानी समूह अब इसको अगले 50 साल तक पट्टा करा लिए हैं, वो अपना चलाएंगे, है ना। तो ये वैसे देखा जाए तो भारत में व्यस्ततम हवाई अड्डों में से आता है, और तभी इन्होंने लिया भी है, क्योंकि जहां पर ग्राहक जाएंगे, जहां पर वहीं पे तो दुकान चलेगी, तो ये तो दुकान है खोलने वाले लोग हैं। हवाई अड्डे जहां पर लोग यात्रा करेंगे वहीं पे ग्राहक के तौर पर इनको लाभ मिलेगा। तो 10वां ये हवाई अड्डा है, 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है भारत का, तो इसको भी दे दिया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत पे ने अपने बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? भारत पे, ये फिनटेक स्टार्टअप का मतलब होता है जो फिनेंशियल क्षेत्र के स्टार्टअप है, फिनेंशियल क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है। तो ये भारत पे भी ऐसा ही एक स्टार्टअप है, और इसके रजनीश कुमार जो है, रजनीश कुमार, ये अपने बोर्ड का इसको अध्यक्ष रजनीश कुमार को इसने बनाया है। और ये इसके असनीर जो ग्रोवर है, ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है। और ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार, मैंने आपको बताया था ना, तो वही रजनीश कुमार बोर्ड, ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भारत पे के बन गए हैं ये अध्यक्ष। दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति को परिभाषित करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाई अध्यक्ष हैं तो इनका लक्ष्य यही होगा कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं जो इसके बारे में ये बने। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत जो है ये तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये कहा जा रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। अभी हुआ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रण दिया है, और ये आमंत्रण इसलिए दिया गया है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा। अब अगर ये आमंत्रण दिया गया है, ये स्वीकृत हो जाता है, तो भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी, है ना, कि 90 दिनों तक हमारा जो आरक्षित तेल भंडार है वो हमारे खर्चे को चला सकता है। ये एक बफर स्टॉक बना के रखना पड़ता है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी, लेकिन अभी इनविटेशन आया है कि ऐसा बनाया, तो पहला ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है, पेरिस कहाँ, फ्रांस में। तो दोनों बातें ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसमें 30 सदस्य हैं, 8 सहयोगी राष्ट्र इसमें है। और आप कह सकते हैं कि इसमें जो पूर्ण सदस्य हैं वो कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया इन्होंने शुरू किया था। भारत भी अगर इसका सदस्य बन जाएगा तो भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 90 दिनों तक का बफर स्टॉक इसको रखना पड़ेगा। और इस संगठन पे भाई भारत एक बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, तो ये भी उसमें शामिल होगा, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? दुनिया की पहली, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था। स्वचालित है और इसमें ड्राइवरलेस है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ये ट्रेन शुरू की गई है जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बैन के द्वारा। ड्यूस बैन लिखा जाता है, ड्यूस बहन मत समझिएगा, ड्यूस बहन लिखा हिंदी में बहन ही जाएगा। ड्यूस बहन ये जर्मन रेल ऑपरेटर है जर्मनी में, तो उसी ने अभी इसको शुरू किया है। और ये सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, हैम्बर्ग से इसको लॉन्च किया गया है। सीमेंस और ड्यूस वैन, ये इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और विश्व का पहला इसको बताया गया है कि वर्ल्ड की ये फर्स्ट है ऐसा। जर्मनी की राजधानी क्या है? हैम्बर्ग तो नहीं है ना, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और जर्मनी जो है ये टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब वहां पे R&D पे बहुत पैसा खर्च किया जाता है, उसके मामले में ये बहुत अग्रणी देश है। जर्मनी की रोड्स और जर्मनी में जो इनोवेशन के क्षेत्र हैं, इन सब में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। यूरोप में आप कहीं भी जाएंगे तो रोड्स तो अच्छी मिलेंगी ही। भारत में भी अब रोड्स काफी अच्छी हो चुकी हैं। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसको दिया है। और ये रणदीप जो गुलेरिया है ये एम्स के निदेशक हैं, जो दिल्ली का एम्स है उसके निदेशक हैं। और ये पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विकार विभाग
में योगदान इन्होंने दिया है, उसी के लिए इनको दिया गया है यह पुरस्कार। भारत ने अक्टूबर 2021 में किस मध्य एशियाई देश के साथ 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? और ये देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने उसके साथ अभी घोषित किया है सामुदायिक विकास के लिए। और ये किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। किर्गिस्तान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारत हेल्प कर रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है ना, बिश्केक इसकी राजधानी अक्सर यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और यहाँ किर्गिस्तानी सोम नाम की मुद्रा यहाँ पर चलती है। राष्ट्रपति यहाँ पर सदर जापारोवा है। कौन है? सदर जापारोवा। अब भारत के जाएंगे यहाँ से अगर विदेश मंत्री, तो ये वहां के कम से कम राष्ट्रपति स्तर के, प्रधानमंत्री स्तर के लोगों से तो मिलेंगे ही, क्योंकि स्तर के हिसाब से निर्धारित होता है अधिकतर, है ना। कोई जरूरी नहीं है, वहां के समकक्ष भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2021 में घटकर कितनी हो गई? मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, ये चश्मा लगाते हैं कौन सा, या आंख बंद करके करते हैं, या गवर्नमेंट क्या करती है? अभी डीए दिया जाना है, डीए दिया जाना है, और डीए में यही सितंबर को आधार बनाना है। तो अगर मुद्रास्फीति, जो खुदरा मुद्रास्फीति ये बढ़ जाएगी, तो डीए भी कर्मचारियों को ज्यादा देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको ही कम कर दिया 4.35%। इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर इस समय तो बहुत ज्यादा थी, सितंबर 2020 में 7.27% थी। और अभी जब कड़ुआ तेल और आलू ये सब महंगा हो गया है, टमाटर 80 रुपए में बिक रहा है, और अरहर की दाल 120 से नीचे आप खरीद के खा ही नहीं सकते हैं, इतनी रद्दी मिलेगी। 120 में दाल खरीदिए, 220 में आप मतलब तेल खरीदिए, छौंका मार के खाइए उसको, तब इनको लग रहा है कि खाद्य कीमतों में घटोतरी हुई है, गिरावट आई है। पता नहीं कहां से ये बैठ के, किस कुर्सी पे बैठ के ऐसे आंकड़े जारी करते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अक्टूबर 2021 में ये फैसला लिया है हरियाणा ने, है ना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसान आंदोलन एक तरफ कर रहे हैं, तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जो विरोध है, हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को इसी के तहत कह रही है कि राजनीति और चुनाव में वो भाग ले ही नहीं सकते हैं, जिससे कि वो लोग उनका सपोर्ट ना करें, ऐसी कोई मंशा ना हो कि आगे हम चल के ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये अगर कोई उल्लंघन करेगा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही इसके खिलाफ करेंगे। अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ये सम्मेलन G20 का हो रहा था अफगानिस्तान के मुद्दे पे, और इसकी जो अध्यक्षता है वो इटली ने किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें वर्चुअल तौर पर भागीदारी की है। और बैठक जो है अभी इटली इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उसी ने बुलाया था, वही मेजबान था। और प्रधानमंत्री इटली के कौन है? मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। 14 अक्टूबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ये जितना आपके हाथ में डिवाइस, जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये डिवाइस जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिवाइस इंटरनेट जिससे चल रहा है, ये डिवाइस सब ई कचरा बन जाएंगी एक दिन। प्लास्टिक खतरनाक तो है ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस बार जो थीम थी वो उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है ना, ये थीम के साथ मनाया गया। प्लास्टिक सॉरी, कंज्यूमर इज द की ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। सी ऑप्शन इसका। प्लास्टिक को त्यागे, खतरा, ये सब नहीं। ई कचरा दिवस जरूर मनाया गया, लेकिन इसकी थीम ये थी। री रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस यानी अट्रैक्ट करने वाला, वही जो अट्रैक्टिवनेस उसी से बना है। तो इसमें भारत का तीसरा, थर्ड पोजीशन है। ये रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी की गई है। इसको क्या कहते हैं? EY शार्ट में बोलते हैं, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तीसरा स्थान भारत ने अपना बरकरार रखा है, पहले भी भारत का ही तीसरा स्थान था। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अगर देखा जाए तो चीन के पहले अमेरिका पहला स्थान पे आएगा, और उसके बाद में चीन आएगा, सेकंड पे चाइना, और थर्ड पे आ जाएगा आपका भारत। तो तीसरा स्थान भारत का है। अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने विकासशील सदस्यों के लिए अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों में 2019 से 30 के बीच में जो लक्ष्य हैं,
के लिए 80 अरब डॉलर से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। जलवायु वित्त पोषण 80 अरब डॉलर था, उससे बढ़ाकर कितना करने की, तो 20 अरब डॉलर का इसमें इजाफा किया है और इसको कर दिया है 100 अरब डॉलर। किसने? एडीबी ने किया है। 2019 से 30 के बीच में जो पोषण लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए ये 100 अरब डॉलर कर दिया है। ठीक है। एडीबी की बात अगर हम करें तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय पड़ता है और मसात्सुगु असाकावा मसात सुगु असाकावा ये जो है एडीबी के क्या है? अध्यक्ष हैं। कंसल्टेंसी फर्म है अर्न्स्ट एंड यंग, उसके द्वारा 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें अमेरिका प्रथम स्थान पे है। भारत का स्थान क्या है ऐसे अगर पूछ लिया जाए तो तृतीय स्थान। एक रूप में ये प्रश्न मैंने और यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मुद्रा कोष जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ ने 12 अक्टूबर 2021 को अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। उसमें चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना बढ़ने का अनुमान इसने लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितना बढ़ेगी। तो इसमें इसने बताया है कि 9.5% बढ़ेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कितना बढ़ेगी? 9.5% बढ़ेगी। ठीक है। और पहले जो ये अनुमान था 21-22 के लिए तो ये 9.5%, पहले ये अनुमान जो था उसको आप भूल जाइए, लेकिन 22-23 के लिए इसने कहा है कि वो कम हो जाएगी, 8.5% रहेगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 21 में इन्होंने बहुत कम अनुमान लगाया था और ये जो 21-22 अनुमान है 21-22 का और 22-23 का ये इंपॉर्टेंट है। तो 21-22 का 9.5%। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन आप जब पढ़े रहते हैं तो कभी कभी आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सही भी हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, बाकी ये आईएमएफ के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जीके के रूप में आप जानते रहिए। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है और क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष है। और भारत की गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री है। पीएम गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने स्तंभों पर आधारित है? कितने स्तंभों पर ये आधारित है? तो ये 6 स्तंभ हैं जिन पर ये आधारित है। इसमें 6 स्तंभों के नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें एक है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी, अनुकूलन तीसरा है और तादात्म्य है चौथा, और पांचवा है विश्लेषणात्मकता और छठा है गतिशीलता या गतिशील होना। तो ये 6 स्तंभ हैं। 6 आपकी संख्या भी पूछी जा सकती है। पीएम गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ये आधारित है 6 स्तंभों पर। समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से इसको शुरू किया गया है और दिल्ली के प्रगति मैदान से इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। और ये प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग अलग योजना बनाकर डिजाइन बनाने के बजाय एकीकृत योजना के तौर पर इसको समन्वित करके चलाने का एक प्रयास है कि अलग अलग ना करके एक साथ लेके चला जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई मंत्रालयों के सहयोग से चलना उनका लाजमी होता है या अनुकूल होता है, लेकिन अलग अलग चलती है तो दिक्कत होती है। ठीक है। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दर्जा दिया गया, अभी हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया? तो इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि महारत्न कंपनियां इस समय ये पीएफसी को जोड़कर कितनी है? इनकी संख्या आप बताइएगा, हाउ मेनी। और ये महारत्न जो कंपनियां होती हैं ये 2010 में ये व्यवस्था शुरू की गई थी कि महारत्न नवरत्न कंपनियों को, जो बड़ी कंपनियां थी उनको महारत्न का दर्जा दिया जाए। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ जो 3 सालों में कमा चुकी हूं, या उनका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का हो, या फिर बीते तीनों वर्षों के लिए उनका औसत वार्षिक मूल्य 15,000 करोड़ रुपए का हो, उनको दिया जाता है। जहां पर जो पीएफसी को दिया गया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, तो ये 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और 16 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी रविंदर सिंह ढिल्लन इसके क्या है? अध्यक्ष और एमडी हैं। तो इसको अभी महारत्न का दर्जा दिया गया है। कितनी कंपनियां हैं कमेंट करके बताना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए किसे अधिकृत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडस इंड बैंक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुजा ग्रुप का ये बैंक है और एसपी हिंदुजा ने 1994 में मुंबई में इसको स्थापित किया था। अभी सुमंत कटपालिया इसके क्या है? इसके सीईओ हैं। मुख्यालय इसका पुणे में है। मुख्यालय इसका पुणे में है। और अभी रिजर्व बैंक ने इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए जो सीबीडीटी
और सीबीआईसी है उसकी ओर से अधिकृत किया है, ठीक है ना। और ये जो ग्राहक हैं इसके, तो इंडस नेट और इंडस मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों का भुगतान इस पे कर पाएंगे। अक्टूबर 2021 बलविंदर सिंह नकई का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक भारतीय किसान थे, सहकारिता आंदोलनकारी थे और इफ्को के अध्यक्ष थे। इनका निधन हो गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सब सही है इनके बारे में। और अक्टूबर 2021 में पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन बनी है? एक दिवसीय क्रिकेट में इन्होंने, मतलब एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली महिला क्रिकेट में, तो ये इनका नाम है एमी हंटर। और एमी हंटर जो है ये कहाँ की है? आयरलैंड की। इसके पहले मिताली राज का एक रिकॉर्ड हुआ करता था। मिताली राज ने 16 साल 205 दिन में ये शतक बनाया था 1999 में आयरलैंड के खिलाफ। और वही आयरलैंड की एमी हंटर ने अपने 16वें जस्ट जन्मदिन अभी मनाया ही गया, इसमें 121 रन बना के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और ये जो सेंटर है इसको जयपुर में उद्घाटित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी पड़ती है जयपुर में, है ना। और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग इनकी पहल है। और ये देश का पहला ऐसा केंद्र अभी अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये शुरू किया गया है जयपुर में। नवोन्वेषी विचारों को ये समर्थन देगा, उनका पोषण करेगा, जिससे कि आगे का जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तत्वाधान में इसको विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में शुरू किया गया है। रजत पदक विजेता दीपा मलिक को किस कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? और ये जो कंपनी है ओयो रूम ओयो होटल के बारे में आप जानते ही होंगे। हॉस्पिटैलिटी फर्म है जिसको आप बोलते हैं। और हॉस्पिटैलिटी जो फर्म है ये ओरावेल स्टेज लिमिटेड, ओयो होटल जो श्रृंखला चलती है, तो ये तो इसका पूरा ऐसे लिख दिया गया है। ये हो सकता है आपको ना मिले, हॉस्पिटैलिटी फर्म आपको वहां पे लिखा ना भी मिल सकता है, ओयो भी लिखा मिल सकता है। तो आप इतना समझ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं। अब जैसे यहाँ पे लगा दिया जाता है कि ये ऑनलाइन जो ये सेलर है ऐसा कुछ कर दिया जाता तो ये पूरा नाम हो जाता। यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरावेल स्टेज लिमिटेड, तो ये ओयो के बारे में बात हो रही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसको रितेश अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं और उसी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक मंडल में इनको शामिल किया गया है ना। और इनके अलावा ये दो लोग और हैं, तीन अन्य स्वतंत्र निदेशक जो होते हैं, तो उसमें एक नामित निदेशक भी होते हैं तो उनमें। और खैर ये कंपनी कौन सी है उस जिससे ये जुड़ी है, भाई इतना आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी फर्म है ओरावेल स्टेज लिमिटेड ओयो। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बाकी किसी टेस्ट सीरीज या कोई प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 6072811212 पर आप व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग पेपर दें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और अपनी चीजों को रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।